हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अभी आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आज थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस, चैप्टर नंबर 9, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब हम जो खेती करते हैं, हमारे यहाँ जो खेती होती है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो कैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है और उसका मैनेजमेंट करता है। मतलब वो खेतों से लेके हम तक कैसे पहुँच जाता है। आज उसी के बारे में हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये जो खेती बाड़ी होती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए देखते हैं। The first agriculture was cultivation of wild species of plant and basic handling of livestock। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर हुई थी वो प्लांट्स की जो जंगली प्रजातियां होती हैं उनसे, और लिव स्टॉक के बेसिक हैंडलिंग, मतलब पहले जो होता था खेती उसमें ये सब ट्रैक्टर हल ये सब का यूज़ नहीं होता था। उसमें क्या करते, बेसिक हैंडलिंग ऑफ लिव स्टॉक, मतलब जानवरों की सहायता से बेसिकली खेती की जाती थी। ज़्यादा कुछ विधियों का यूज़ नहीं की, मेथड्स का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है। अराउंड 10,000 to 15,000 ईयर्स एगो, मतलब 10,000 से 15,000 साल पहले की बात है। एग्रीकल्चर इमर्ज्ड इन मल्टीपल प्लेसेस। इफ वॉज बिलीव दैट एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंसी स्प्रेड फ्रॉम प्लेस लाइक मेसोपोटामिया, चाइना, साउथ अमेरिका एंड सब सहारा अफ्रीका। The birth of agriculture is often referred to as the Neolithic period और न्यू स्टोन एज। ठीक है। पहले जो खेती होती थी वो इंडिपेंडेंस तौर पे की जाती थी, जैसे मेसोपोटामिया में, चाइना में, साउथ अमेरिका में, सब सहारा अफ्रीका जो है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का बर्थ हुआ वो उसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है। विद द टाइम ह्यूमन बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड ब्रीडिंग द प्लांट एंड लिवस्टिकेट। अब समय के साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स थे वो और ज़्यादा डेवलप हुए। उन्होंने प्लांट्स को और लिव स्टॉक को अपने और ज़्यादा बढ़ाया। एग्रीकल्चर इज़ द साइंस दैट डील्स विद द रेजिंग द क्रॉप प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ ह्यूमन यूज। इट इंक्लूड्स सॉइल मैनेजमेंट, पोल्ट्री, क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर जो होता है वो साइंस है जिसमें कि हम क्रॉप प्लांट्स को और एनिमल्स को ह्यूमन के यूज़ के लिए अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है सॉइल मैनेजमेंट, मतलब मिट्टी कैसी है, उसमें खेती अच्छी होगी या नहीं, इसका मैनेजमेंट करना। उसके बाद पोल्ट्री मतलब क्या होता है जानते हो ना, मुर्गी पालन। फिर क्रॉप फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी करना। हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय भैंस ये और ये जो बैल वगैरह जो होते हैं उनको भी अच्छे से देखभाल करना। ये सब क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं। When plants of the same type of cultivated at one place on a large scale in a field, it is called a crop। मतलब जब कोई प्लांट सेम तरह का प्लांट, मतलब एक ही तरह का प्लांट है, वो एक लार्ज स्केल में, एक बड़ी सी जगह में, एक ही जगह पे खूब सारा लगाया जाए। जैसे कोई एक प्लांट है, जैसे गेहूं का प्लांट है, छोटा सा प्लांट होता है, उसको लेके एक ही फील्ड में खूब सारा वो प्लांट लगाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप, मतलब फसल। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोज। For example, the crop of rice means that all the plants grows in the field are that of rice। एग्जाम्पल ले लो कि चावल का जो पौधा है उसको एक फील्ड में लगाया जाए, मतलब खाली चावल ही चावल के पौधे एक जगह पे लगा दिए जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइस क्रॉप, उसे हम चावल की खेती बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री। इन इंडिया द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इंडिया जो है हमारी एक बहुत बड़ी कंट्री है। उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ बारिश कैसे हो रही है,
हर जगह में अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन, कई तरह अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग सीजन में अच्छे से डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉप मे ग्रो वेल इन रेनी सीजन बट नॉट इन विंटर सीजन। जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि बारिश में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन विंटर के समय वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। सेम, अनदर क्रॉप में ग्रो वेल इन विंटर सीजन बट नॉट इन रेनी सीजन। वैसे ही दूसरी कोई क्रॉप है जो कि ठंडी में बहुत अच्छे से ग्रो करती है लेकिन रेनी सीजन में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारी वैरायटी के क्रॉप्स होती हैं जो कि अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में होती हैं। जैसे कि धान की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, चावल, है ना, गेहूँ, मक्का, ये सब जो होते हैं ना वो खेती होती है अलग अलग पार्ट्स में। मेनली जो क्रॉप्स होती है वह 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 पैटर्न में की जाती है। पहली होती है खरीफ फसल, सेकेंड होती है रबी क्रॉप्स, रबी फसल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन, खरीफ फसल जो होती है वो रेनी सीजन में होती है, जून टू सितंबर, ठीक है। ये जो खेती की जाती है वो जून टू सितंबर में खरीफ क्रॉप्स की जाती है। इसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जो खेती जून से सितंबर में की जाती है उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, खरीफ की फसल कही जाती है। सो दीज क्रॉप्स आर शोन इन द बिगनिंग ऑफ मानसून। ये जो क्रॉप्स होते हैं उसको मानसून जब आने वाला होता है ना उसकी स्टार्टिंग में ही कर दी जाती है। जून एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून, और जब मानसून जाने वाला होता है तब उस फसल को काट लिया जाता है। किसको? खरीफ को। September, जनरली खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर देयर ग्रोथ। जनरली जो खरीफ फसल होती है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, अगर ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो फसल पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब खरीफ फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, मेज, पैडी, मतलब धान, है ना, मैदा जब बनता है ना, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, ये सब जो होते हैं वो खरीफ फसल में आते हैं। मतलब इन सबको ग्रो करने के लिए बारिश की ज़रूरत पड़ती है। ये रेनी सीजन के क्रॉप्स हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा कि खरीफ फसल वो फसल होती है जो मानसून के स्टार्टिंग में की जाती है और मानसून के लास्ट तक, मतलब सितंबर तक इस फसल को हार्वेस्ट कर। खरीफ फसल को बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये हमेशा रेनी सीजन में ही अच्छे से ग्रो करता है। अब इसके बाद देखते हैं रबी क्रॉप्स, रबी फसल। द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो फसल जो सर्दियों के समय लगाई जाती है, इसका टाइम होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का होता है, उसको रबी फसल बोलते हैं। सो दीज क्रॉप्स आर शोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। इस फसल को विंटर सीजन के स्टार्टिंग में, मतलब अक्टूबर में लगाया जाता है और विंटर सीजन के लास्ट में, मतलब कि मार्च में उसको काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आएगा गेहूँ, मटर, सरसों, ये सब आते हैं, ठीक है। ग्राम्स, जितने भी दालें होती हैं ना, दाल, सरसों, गेहूँ, ये सब रबी फसल में आते हैं। ये जो फसल होती है वो मानसून पर डिपेंड नहीं करती, इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों फसल के अलावा एक और फसल होती है जिसको कि फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है। ये मतलब इनको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। इसको हम जेड क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। देखो, तरबूज, खरबूज, खीरा, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको कि ग्रो करने के लिए शॉर्ट टाइम लगता है, वो कुछ ही समय के लिए आती है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं। आप देखना वो साल भर आपको नहीं मिलेंगे ना, 5-6 महीना मिलेंगे, वो मुश्किल से मुश्किल 2 महीनों तक मिलते हैं, ठीक है। तो इस सब
क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, जेड क्रॉप्स, ZAID, जेड क्रॉप्स। ओके, तो हमारी 3 तरह की क्रॉप्स हुई। सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स हुई, खरीफ फसल, जो कि होती है रेनी सीजन में, स्टार्टिंग उसका जून से होता है और हार्वेस्ट की जाती है आपका सितंबर में। सेकंड वन इज़ रबी फसल। ये फसल जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, इसका स्टार्टिंग होता है अक्टूबर में और इसको मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। थर्ड होती है जेड क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके तरबूज, खरबूज, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, इस टाइप के। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब खेती बाड़ी जो करते हैं उसको कैसे किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, फार्मर्स अंडरटेक सेवरल एक्टिविटीज़ और टास्क ऑफ कल्टिवेट अ गुड क्रॉप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फार्मर्स जो होते हैं, हमारे जो किसान भाई बंधु हैं, वो जब कोई फसल लगाते हैं तो उसके लिए उनको इतना तैयारी करना पड़ता है ना, आप सोच नहीं सकते। हम घर बैठे खाना खा रहे हैं, लेकिन उस खाने को हमारी प्लेट तक आने के लिए कितनी मेहनत की जाती है किसानों के द्वारा। वो उसको कितनी छोटे छोटे बच्चों की तरह उसको पालते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वहाँ से वो खेतों से निकल के वो हमारे प्लेट तक आती है। तो खेतों से निकल के प्लेट तक आने के बीच का जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे। देखिए, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है, टास्क होता है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। जिसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कोई भी चीज़ की खेती की जाए तो सबसे पहले उस खेत की मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि खेती तो मिट्टी में ही होगी। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, है ना। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद हम उस सीड्स को उस मिट्टी में डालेंगे। तो सीड्स के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, अच्छा है, ख़राब है, कैसा, किस हालत में वो सीड्स है। उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब अब मान लीजिए हमने किसी खेत की मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसमें बीज को डाल दिया। अब उस मिट्टी में हम क्या करेंगे, कुछ फर्टिलाइजर्स डालेंगे, खाद डालेंगे, है ना, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। उसके बाद इरिगेशन, अब भैया किसी बीज को लगाया है, फसल को लगाया है, तो उसको पानी तो देना पड़ेगा, उसके बिना तो संभव ही नहीं है फसल होना। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब वो जो फसल हम उगा रहे हैं उसको हम वीड्स से, वीड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में फूल पौधे लगे होंगे गमले वगैरह में, तो गमले का जो ट्री होता है, ट्री नहीं बोलना चाहिए, पौधे होते हैं, वो तो बहुत सुंदर तरीके से लगते हैं, लेकिन आप उसके नीचे का भी झांक के देखना, छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे जो बिना किसी काम के रहते हैं। वो खाली जो आपका जो मेन प्लांट है उसका वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो हमारे किसी काम के नहीं होते वो अपने आप ही उग जाते हैं, उसको वीड्स बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, तो उससे भी हमारी फसल को बचाना है। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, अब जो फसल लगाई है उसकी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हार्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, उसको कटाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने जो हार्वेस्टिंग की है उस फसल को बचाना भी ज़रूरी है, इसलिए उसको स्टोरेज करना भी ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब आप इमेजिन करते जाओ कि आप खेती कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले आप खेत में जाओगे, वहाँ की मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करोगे। लाइक एयर एंड वाटर, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि आप सब पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हमारे जीवन के लिए पानी और हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेम उसी तरह से हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है। ठीक है, हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में लाइफ बचाने के लिए। सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
ये क्या करते हैं कि जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स मर गए वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। मिट्टी में कैसे मिलते हैं? इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब उस डेड प्लांट से और एनिमल से जो रिलीज होगा, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और जब उसी मिट्टी में जब कोई प्लांट लगता है तो वही न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट ले लेता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मिट्टी को खोद के ढीली करना, ठीक है, और उसको मिट्टी को उलट पलट करना। आपने कभी खेतों में जाके देखा होगा, जब खेती होती है तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो उसमें मिट्टी को वो ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। इट इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस। इसमें 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है प्लकिंग और सेकंड होती है लेवलिंग। अब प्लकिंग क्या है? द प्लकिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लकिंग और टिलिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, आपने ट्रैक्टर देखा होगा। ट्रैक्टर जब मिट्टी में चलता है तो इसके हाथ, जैसे ये हाथ होता है ना, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो उस ट्रैक्टर के पीछे भी एक यंत्र लगा होता है, लोहे का बड़ा सा, आपने देखा होगा। वो मिट्टी में ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, ठीक है। तो ऐसे चलने से जो मिट्टी है वहाँ की वो ऊपर नीचे हो जाती है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम प्लकिंग कहते हैं या फिर टिलिंग कहते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्लक। इसके लिए जो प्रोसेस, इसके लिए जो उसके हेल्प ली जाती है उसको प्लक कहते हैं। बड़ा सा होता है, ये देखिए ट्रैक्टर की फ़ोटो है ना, उसमें ट्रैक्टर के पीछे एक ऐसा यंत्र लगा होता है, लोहे का बड़ा सा, ठीक है, उसको प्लक कहते हैं। विच इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन। ये लकड़ी का भी बना हो सकता है और आयरन में लोहे का भी बना होता है। आपने पुरानी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा या पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा कि जो पुराने ज़माने जब खेती होती थी तो क्या करते थे किसान, 2 बैल लेते थे, हल होता था पीछे, हल से भी प्लकिंग ही किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया है हमारा, टेक्निकल हर जगह यूज़ होने लगा है, हर चीज़ की टेक्निक आ गई है, तो उसमें भी इस प्लक को यूज़ किया जाता है ताकि मेहनत कम लगे और काम ज़्यादा हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो गया। अब द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सो दैट प्लीज गेट। अगर मिट्टी ढीली होगी तो हमारे जो वीड्स होते हैं, जो कि खरपतवार हैं, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। टू लूजन सॉइल कैन होल्ड मोर वाटर। अगर मिट्टी ढीली होगी तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी, और पानी को, और हमारे जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिएंट्स और खाना मिल पाएगा। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इसके बाद आता है कल्टीवेटर। इट इज़ अ ट्रैक्टर ड्राइवन प्लग। ये जो होता है वो ट्रैक्टर में लगा होता है। ये हमारा टाइम और लेबर को बचाता है, ठीक है। इसको ट्रैक्टर आगे आगे खींचता है, ये कल्टीवेटर लगा होता है, ठीक है। और ये भी आगे बढ़ता है और मिट्टी वहाँ की कल्टीवेट होती जाती है, ठीक है। अब इसके बाद लेवलिंग। अब हमने मिट्टी को तो ऊपर नीचे कर दिया खेती के लिए, ठीक है। अब उसको थोड़ा लेवल भी तो करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग। लेवलिंग इज डन आफ्टर प्लकिंग इन द फील्ड। प्लकिंग फिनिश होने के बाद वहाँ की मिट्टी को लेवल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि खेतों में बीज बोने के कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है मैनुअल मेथड। इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड मैनुअली बाय हैंड। इस प्रोसेस में, मतलब मैनुअल मेथड में क्या करते हैं, किसान जो होता है बीजों को हाथ में लेके छींटता है, मतलब दूर दूर तक फेंकता है। तो उससे क्या होता है ना कि बीज एक समान मात्रा में दूर दूर तक मिट्टी में जाके अंदर चले जाते हैं। इट कैन नॉट इंश्योर द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स। इसमें हमको ये नहीं पता चलता कि सीड्स को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑल्सो सीड्स आर नॉट शोन एट द राइट डेप्थ। और सीड्स जो होते हैं ना वो सही गहराई में नहीं हो पाते। सो दिस मेथड इज़ नॉट इन द राइट चॉइस। तो इसमें कुछ
डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, सही चॉइस नहीं है। सेकेंड होता है ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। इन दिस मेथड द टूल यूज्ड फॉर शोइंग सीड्स इन फ्यूनल शेप्ड हैविंग 2 or 3 पाइप्स विथ शार्प एंड्स। इसके लिए जो टूल्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक फनल जो होता है उसके शेप का 2 या 3 पाइप्स होती हैं जिसके शार्प एंड्स होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू द पाइप्स। इसमें क्या करते हैं कि सीड्स को उसके अंदर डाल देते हैं पाइप के अंदर। द शार्प एंड्स पियर्स द सॉइल एंड प्लेस द सीड। और मिट्टी में वो जो टूल्स होता है वो अंदर गड़ जाता है और आगे जैसे ही बैल वगैरह आगे बढ़ते हैं तो वो बीज भी सही स्पेस के साथ सही डेप्थ में उस सॉइल में पहुंच जाता है। उसके बाद बाय सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल्स, अब तीसरा है बाय सीड ड्रिल्स, ठीक है, सीड को अंदर डालने से। ये एक ऐसा टूल है जिसमें कि फनल शेप्ड सीड बाउल होता है। एक बाउल होता है जो कि फनल के शेप का होता है। द सीड्स ड्रिल इज अटैच टू अ प्लाग। इस टूल्स को प्लाग के साथ अटैच कर देते हैं। व्हेन द प्लाग मेक्स द furrows along the field, the seed bowl are raised in the soil through the pipes। जैसे ही प्लाग जो होता है वो बैल आगे बढ़ता है, अच्छा ना, तो प्लाग भी आगे बढ़ता है और वो जो बाउल रहता है वो भी आगे बढ़ता है। तो जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी में पाइप के थ्रू पहुंचते जाते हैं। नाउ अ डे सीड ड्रिल इज यूज्ड विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आज के समय में जो सीड ड्रिल्स होता है वो ट्रैक्टर के हेल्प से किया जाता है। अब सीड ड्रिल्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल्स फॉर सोइंग द सीड्स। अब इसके कुछ एडवांटेज है। जैसे पहला, सीड ड्रिल शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला, सीड ड्रिल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल जो होता है वो बीजों को एक समान मात्रा में, एक समान डिस्टेंस में और एक समान गहराई में पहुंचाता है मिट्टी में। It ensured that seeds get covered by the soil after sowing, otherwise birds will damage them। जब हम सीड्स को मिट्टी में डाल देते हैं तो हमको इंश्योर कर लेना चाहिए कि बीज के ऊपर मिट्टी कवर हो गई हो। नहीं तो क्या होगा, अगर बीज ऊपर रह जाएगा तो चिड़िया जो होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो आके उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या खा लेते हैं। ये जो होता है सीड ड्रिल जो होता है वो हमारे टाइम को और हमारे लेबर को बचाता है, मतलब हमारे टाइम को और परिश्रम को बचाता है। अब इसके बाद प्रोसेस आता है बाय ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द स्मॉल सीडिंग फ्रॉम नर्सरी टू लार्ज फील्ड्स इन नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। आपने कई बार देखा होगा खेतों में कुछ लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, आदमी होते हैं, वो प्लांट्स को, छोटे छोटे पौधों को निकाल के दूसरे खेतों में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। इसमें छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उसको नर्सरी, जहाँ नर्सरी में इसको लगाया जाता है, वहाँ से निकाल के बड़े बड़े फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी, ब्रिंजल, चिलीज एंड टोमेटो आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ सीड्स के प्लांट्स जैसे कि पैडी, धान, बैगन, है ना, ब्रिंजल, मिर्ची और जो टोमेटो के जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो फर्स्ट ग्रोथ होती है वो नर्सरीज में होती है। फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको सीडलिंग के थ्रू ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है बड़े फील्ड में, ठीक है। फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। पहला, इट इंश्योर द प्लांटेशन ऑफ ओनली हेल्दी सीडिंग्स। इससे क्या होता है ना, इसमें कुछ फ़ायदे ये है कि हमको पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट जो है वो हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। तो जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं हम उसी को शिफ्ट करते हैं बड़े फील्ड में।